भारत के पास वीटो पावर नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। देखिए, जिनको वीटो पावर दिया जाता है उनको यूएनओ के कुल खर्च का एक बहुत बड़ा यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ में कितने सदस्य हैं बताइए? इसकी तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। कितने? 193। सबसे नया सदस्य कौन है, यानी जो 193 में? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। दक्षिणी सूडान ये है भैया सबसे नया सदस्य। यूएनओ का सबसे नवीनतम सदन दक्षिणी सूडान। देखिए, अब यूएनओ में ना पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है यूएनओ। जिस तरह से भारत में संसद है ना, तो पूरी दुनिया में यूएनओ है, उसका नियम पूरी दुनिया में चलेगा। अब ये दुनिया में इसके नियम चलने के लिए जरूरी है भैया पूरी दुनिया में कौन सी भाषा बोली जाएगी। हर देश वाले अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो इनमें ऑफिशियली कितनी भाषाएं हैं? तो भाषा जो है वो ऑफिशियली इसमें 6 भाषा है। आप इन 6 भाषा में से कोई एक चुन लीजिए। अब कौन कौन सी भाषा है? तो देखिए, इंग्लैंड की इंग्लिश, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश। 3 भाषा तो यही हो गई, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, 3 तो यही हो गई, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। ये मिडिल ईस्ट में पूरा में अरबी भाषा बोली जाती है, तो अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। कितनी भाषा? 4। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। इसके बाद से रसियन और चाइनीज। रसियन, चाइनीज। चाइनीज भाषा को मंडारिन बोलते हैं, तो रसियन और चाइनीज, रसियन और चाइनीज, ये हो गई भाषा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिए। बोलने के लिए 6 भाषा है। हालांकि आप कोई और भाषा भी बोलेंगे तो फिर आपको दूसरे को समझ में नहीं आएगा, तो समझाने के लिए जो ट्रांसलेशन का खर्चा आएगा ना, उसी देश से लिया जाता है। जो ट्रांसलेटर बैठ के समझाता है उसका पूरा खर्चा उसी से लिया जाता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम लोग को मेन जरूरी है वीटो पावर। भाषा दे ना दे, मेन जरूरत है क्या? वीटो पावर का। मेन जरूरी क्या है? वीटो। टोटल दुनिया में कितने देश हैं वीटो पावर वाले? तो देखिए, यूएनओ में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 के पास वीटो है और 10 के पास वीटो नहीं है। तो ये जो 5 हैं इन्हें कहते हैं वीटो वाले अस्थाई, ये परमानेंट रहते हैं। और ये 10 जो हैं, ये जो होते हैं इनके पास कोई वीटो नहीं है, ये है अस्थाई। अस्थाई, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। इंडिया इस बार इसका कार्यकाल का सदस्य बन चुका है, पाकिस्तान हट गया। ये 2021 में भारत बना है और 2022 में इसका कार्यकाल, 2021 में है तो 21 और 2022, 2 साल में खत्म हो जाएगा भारत का पोस्ट। तो देखिए, ये तो बनते घटते रहते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से इन लोग का नंबर ही आता है। 2 साल के लिए भारत आया, हट जाएगा इसके बाद। लेकिन ये 5 जो वीटो पावर है ये नहीं हटते हैं। जब तक ये 5 किसी चीज पर रेडी नहीं होते हैं, वो विधेयक पारित ही नहीं हो सकता। यानी किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए पूरी दुनिया में से ये 5 का रेडी रहना जरूरी है। ये 5 वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध को जीते थे। कौन कौन? तो पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रसिया, पांचवा चाइना। तो टोटल कितने देश के पास वीटो है? 5। कौन कौन? यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। हाँ, इनका कहना सर चाइना सेकेंड वर्ल्ड जीता था। नहीं भैया, देखिए, चाइना ने हमला किया था जापान के ऊपर और जापान में ये जीता नहीं, लेकिन जापान पे परमाणु बम पटका गया, बस जापान पे ये हावी हो गया। इसलिए इसे माना जाता है कि ये भी एलाइज कंट्री के साथ था। किसके साथ था? एलाइज कंट्री। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था, किससे लड़ा था? जापान से लड़ा था, केवल जापान से लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में। किसी कोई दिक्कत? तो सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितने हैं? 15। 5 ठो परमानेंट, 10 ठो टेम्पोररी, 15 हो गए टोटल मिला के। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। देखिए, जिनको वीटो पावर दिया जाता है उनको यूएनओ के कुल खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठाना पड़ता है। बहुत बड़ा हिस्सा यूएनओ के कुल खर्च का उठाना पड़ता है। भारत अभी भी यूएनओ के टोटल खर्च का महज 1.5 से 2% खर्चा उठाता है। जब देश आजाद हुआ था तो भारत को वीटो पावर दिया जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि आपको इसके कुल खर्च का 7% उठाना पड़ेगा, 7% से भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। लगभग उसी के रेट में था ये परसेंटेज। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और हमारी देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि हम लोग के पास उतना पावर ही नहीं था कि वो खर्च उठा सके। क्योंकि बताइए, जो देश अपनी सेना पर अपनी टोटल जीडीपी का 7% नहीं खर्चा करता है, जो देश आज भी हम लोग की पूरी शिक्षा का 2% भी मतलब 7% जीडीपी का टोटल 7% हिस्सा हमारे यहाँ आज भी शिक्षा पे खर्च नहीं होता है, तो उस वक्त में हम कहाँ से दे पाते? तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भैया इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन बेहतरीन ये रहेगा कि हम अपने किसी अच्छे पड़ोसी को दे सके और वो एशिया में रह जाए। रूस के पास ऑलरेडी था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त दिमाग क्या लगाया कि हम किसको दे दें? तो भैया अरब देश वालों को देते तो ये सोच रहे पाकिस्तान के फेवर में चले जाते हैं, दूसरे छोटे देश को वो मिल ही नहीं सकता था। उस समय इन लोग के पास पेट्रोल नहीं था, ये भी गरीब थे सब। तो फिर एशिया में दिया किसको जाए? रूस तो यूरोप में आता है। रूस देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तो यूरोप में आते हैं, लेकिन एक एशिया के देश को देना था। अब नेहरू को लगा कि चाइना हमारा साथ देगा, इन्होंने प्रीफर कर दिया चाइना को, चाइना ने उतने पैसे दे दिए। अब हम लोग के पास वीटो गया, तो इसके पीछे केवल नेहरू जिम्मेदार नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था मेन जिम्मेदार थी। वरना किसी को कोई थोड़े ना कुत्ता कट ले। हम आपसे कहते हैं मर्सिडीज ले लीजिए ना, लीजिए मर्सिडीज, पैसा दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? ना हम मर्सिडीज ना लेंगे।
मुकेश अंबानी को दे दीजिए। तो इसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी है। मतलब देखिए कहीं ना कहीं तो हम भी हैं, हमको उस वक्त कोई ना कोई नेगोशिएशन करके कुछ ना कुछ जुगाड़ तान लगा के मोलाई भाव करके ले लेना चाहिए। अब इतिहास में की गई गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, लेकिन इतिहास में की गई गलतियों को अगर आप देखना है कि वो गलती क्यों थी, तो उस समय के परिदृश्य के हिसाब से सोचिए कि उस समय हमारी सेना के पास 1962 में लड़ने के लिए जूते नहीं थे। रीजन क्या है, पैसे ही नहीं थे हम लोग के पास, बहुत कम पैसा था, तो सूखा वगैरह था, तो गरीबी अंग्रेज सब पूरी तरह से चूस के हम लोग को भेजे थे सब। 200 साल में तो अंग्रेज चूस लिए सब हम लोग को। तो क्या लगता है आपको कि देश की आज़ादी के वक्त में हम बहुत बड़े अंबानी अंडानी थोड़ी थे लोग उस वक्त में? तो इसलिए चाइना को दिया गया। इसमें दो तीन चीजें जिम्मेदार थी हमारे वीटो के पास। सबसे पहला, हमारी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। दूसरा, नेहरू के पास दो गलती, एक दूरदर्शिता उतनी अच्छी नहीं थी, दूसरा चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा किए थे, और सबसे बड़ा हरामीपन चीन का, कि भाई साहब अब तुम हरामीपन पे उतर जाओगे तो फिर कौन जानता है, अगर तुम पूरी तरह से हरामीपन पे उतर जाओगे तो क्या कहेगा कोई तुमसे। तो नेहरू ने उस समय का जो विकल्प देखा उसके हिसाब से सही समझा। आप कहेंगे कि सर नेहरू ने जापान को क्यों नहीं दिया? भैया उस टाइम जापान ने बहुत खतरनाक कंडीशन पे था, जापान को कोई देने का, जापान को मिल ही नहीं सकता था। तो भारत के सामने बस यही ऑप्शन था कि एशिया में दिया किसको जाए। रूस के पास ऑलरेडी था, तो एशिया में उन्होंने कहा कि भारत तुम ले लो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। सऊदी अरब वगैरह के पास पैसे नहीं थे, सऊदी अरब को मिल जाता तो आज भी पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा रह जाता। तो इन्होंने सोचा कि चीन को दिला देते हैं और चीन से एक समझौता करा देंगे, पंचशील समझौता, कि हम लोग एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप करेंगे और अंतरराष्ट्रीय मैटर पे तुम हमारा सपोर्ट करना, क्योंकि हमने तुमको चीन का वीटो दिलवाया है, और हम एक दूसरे पे युद्ध नहीं करेंगे। तो नेहरू की तो नीति सोच से तो सही थी, लेकिन सचरा दूरदर्शिता कम था, जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना, ये भी कर लेना दिक्कत हो गया इस वजह से। तो ये गलती रह गई हम लोगों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?